जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केयर 6 लेक्चर 48 स्टार्ट करते हैं। यार कल न्यूमेरिकल दिया था, वो मैं आखिर में याद कराना डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस निकालो चैप्टर 5। अच्छा, कल वो जो सगीर वाला न्यूमेरिकल था उसमें एंड पे याद है वो जो हमने जाते जाते माइनस की थी एक फिगर 1,60,000 की, वो फॉर्मेट में आपने देख ली थी? कहाँ पे थी ये जो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है? कल जाते जाते ना हमने एंड पे फिगर लेस की थी, लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर। या पेंडिंग नहीं रहा हुआ, ये बात क्लियर हो गई है। तो एम्प्लॉयर अगर सैलरी पे टैक्स काट ले तो वो न्यूमेरिकल के सबसे एंड पे आपने यहाँ के माइनस कर देना होता है। तो उतना टैक्स एम्प्लॉयर्स की सैलरी पे काट चुका था, इसलिए वो हमने फिर माइनस कर दिया था। अच्छा, आज चैप्टर 5 शुरू करते हैं। आज भी मैं होमवर्क में सवाल दूंगा, वो जो नीचे वेबसाइट पे पट्टी है उस पर देख लेना, लिखा होगा। अच्छा चलो यार, पेज 53, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यार कुछ भी नहीं है, ये एक फैक्ट्री होती है जिसमें आप 10 या उससे ज्यादा बंदों को नौकरी दे दें। अगर एक फैक्ट्री में 10 या उससे ज्यादा बंदों को आप नौकरी दे दें, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। पढ़ो जी। अच्छा, वो काम क्या करती है पहले मैं ये जरा बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल टेकिंग फैक्ट्री टाइप होती है, मीन अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान। जरा नीचे आओ पहले। इंडस्ट्रियल टेकिंग काम क्या करती है? नंबर 1, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स। जैसे होंडा एटलस कार है, गाड़ियां बना रही है। एंड इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग गुड्स इन एनी वे विच अच्छी खासी चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। शीशे को ऐसे बदलना कि इस काबिल हो जाए कि गाड़ी में इस्तेमाल हो सके। तो शिप बिल्डिंग, जहाज बनाना, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। ये भी एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजली बनाना, बड़े बड़े पावर हाउस बिजली बना रहे हैं और आगे कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं। द वर्किंग ऑफ माइनिंग होती है कोयला निकालना और इसी किस्म के नेचुरल डिपॉजिट, ऑयल वेल, कुएं से तेल निकालना जमीन में से, और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो इस सारी बात को मुझे सामने रख के बता दो, इतनी सी बात को सामने रख के, क्या राइज इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? राइज इज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, राइज इज नॉट शिप बिल्डिंग। राइज जहाज बना रहे हैं, राइज जहाज बना रहे हैं, राइज नहीं है जहाज बनाने हैं। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, बिजली बना रहे राइज। राइज कोई माइनिंग के काम करवा रहा है? तो अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना शिप बिल्डिंग कर रहे हैं, ना जनरेशन, ना और कुछ कर रहे हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, तो असल में ना ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है। अच्छा, ये जो पिछली गली में दुकान है जहां से जाके आप वो कल बोतल पी रहे थे पेप्सी की, तो यहाँ ये वो दुकान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। वो बोतलें पिला के लोगों को जहाज बना रहे हैं? नहीं, वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टिंग पी के बिजली आती है? नहीं, वो कुआं खुदवा रहे हैं। तो वो जो ट्रेडर है वो भी इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं है। तो इंडस्ट्रियल टेकिंग का जो मैंने असल में शुरू में लफ्ज़ बोला था असल वो है, ये फैक्ट्रीज हैं एक्चुअली। लेकिन असल में थोड़ा फैक्ट्री से आगे भी हम चले गए, माइनिंग और ये सारा भी इसमें हमने डाल दिया। तो जहां मेहनत का काम हो रहा हो ना असल में, उससे कहती है इंडस्ट्रियल टेकिंग। अच्छा, अब इस इंडस्ट्रियल टेकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है पहले ये सुन लो। टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में एक टैक्स क्रेडिट या 2 टैक्स क्रेडिट ऐसे थे प्लांट वगैरह के ऊपर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर पाकिस्तान में सेटअप और कंपनी उसको चला रही हो तो उसको टैक्स माफ होगा। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बेनिफिट ये है कि अगर एक बंदा साबित कर दे मैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हूं, तो उसे प्लांट वगैरह खरीदने पे क्या माफ होगा। इसकी सिग्निफिकेंस हम टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। चलो आगे। अच्छा, ये पिछले साल ना 2 चीजें और नई ऐड हुई हैं इसमें, डबल ए और ए बी। पिछले साल 2 चीजें नई ऐड हुई हैं और एक चीज तो बड़ी अजीब सी ऐड हो गई है, ए बी, रेजिडेंट कंपनी इन द होटल बिजनेस। होटल बिजनेस तो फैक्ट्री किसी सूरत में नहीं है, इससे भी पता नहीं हुकूमत ने कह दिया ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। तो रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन द होटल बिजनेस इन पाकिस्तान एप्लीकेबल फ्रॉम यकम जुलाई 20 से ऑनवर्ड, यानी टैक्स 2021 इसी साल बेनिफिट आया अभी ताजा। इनको भी जबरदस्ती क्या बना दिया, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और डबल ए में आओ, अ पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये तो ठीक है, ये तो समझ आ गई बात। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये जापान की असल में कंपनीज आती थी पाकिस्तान में और चाइना से भी अक्सर आती हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने। A person doing construction of building, construction of road, construction of bridges and other such structures, including the development of land। कई दफा लैंड को भी बेहतर करते हैं आप, लैंड इस काबिल नहीं होती कि वहां पे काश्तकारी हो सके, तो उसको जरा आप खुदाई शुदाई करके और केमिकल डाल के बेहतर करते हैं। और इन लोगों ने करना क्या है, इन लोगों ने करना है इंपोर्ट इंशाल्लाह अनकरीब प्लांट्स टू बी यूज्ड, फिर वो इंशाल्लाह इसको यूज करेंगे। तो प्लांट ये लोग यूज करेंगे और यूज करके
प्लांट का टैक्स माफ करा लेंगे, जैसे उस चैप्टर में लिखा हुआ था। तो तकरीबन साल पहले तक मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और माइनिंग वगैरह आती थी। इस साल तकरीबन ये ऐड हो गया कि सड़कें वगैरह बनाना और होटल चलाना, ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अच्छा, ये बात एक अलग हो गई और खत्म हो गई। अब रह गया हमारा पॉइंट 1 और 2। पॉइंट 1 और 2, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होने के लिए शर्त क्या है? आप कहते हो, आप कहते हो यार मैं ना अपने एक दोस्त के साथ मिलके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्ब शुरू करने लगा हूं ना सर, मैंने कारोबार शुरू किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्ब्स। तो मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम ओनर है और हमने एम्प्लॉइज 4 रखे हुए हैं। तो लॉ मेकर कहता है यू आर नॉट एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिकॉज यू शुड एम्प्लॉय 10 और मोर पर्सन्स। तो हर मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं है। कम से कम यार 10 बंदों को नौकरी तो दोनों को पता चले काम हो रहा है आपका। एन अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान विच एम्प्लॉयज। अब इसी तरह जैसे आप 2 बच्चों को पढ़ा रहे हो घर में कई साल से और बाहर लिख के लगाया हो अकेडमी, हम लोग कहीं आता है कोई तरह पढ़ने के लिए, 1-2 बच्चों को मोहल्ले वालों को मजबूर करके तुमने बिठाया हुआ है, बाहर अकेडमी लिख के लगाया हुआ है। तो तुम लोग मैन्युफैक्चरर क्या हो, 2-3 लोगों को से बल्ब बनवा रहे हो, क्या कारनामा कर रहे हो? कम से कम यार 10 बंदों को नौकरी दो। एन अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान विच एम्प्लॉयज 10 या उससे ज्यादा बंदे। अच्छा, फिर करेंगे क्या ये लोग? ये जो आपने बंदे रखे हुए हैं 10 से उससे ज्यादा नौकरी पे, इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली, ये लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। वो अपने किसी इंजीनियर दोस्त से पूछ लेना कि कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं, होंगी कोई एनर्जीज। कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करें या कोई ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करें जो मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी, कोई ऐसी एनर्जी इस्तेमाल करें जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हो। अब ये हमारे स्कोप की बातें नहीं है, बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। 10 और मोर पर्सन which involve electrical energy or any energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal energy। अगली बात भी याद रखना, अगर आपने 10 या 11 या 12 बंदों को नौकरी दे दी है ना, तो उन्हें ये ना कहना हाथ से कारपेट बुने, क्योंकि वो तो फिर सोली ह्यूमन एनर्जी यूज कर रहे होंगे। ह्यूमन एनर्जी यूज करके अगर आप 11 बंदों को नौकरी दे दो तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं हो। क्यों? नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है। बिजली लगवाओ, बिजली का मीटर लगवाओ, वापडा को बिल पे करो, ठीक है, फिर आपकी फैक्ट्री है। एनिमल एनर्जी तो आपको पता होगा क्या होती है। गांव के अंदर गाय के जो आंखें उस पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको कुएं के गिर्द घुमाया जाता है, वो समझती है मैं मरी पहुंच गई हूँ, चलती रहती है। तो एनिमल एनर्जी से भी बहुत से काम हो रहे हैं आजकल। तो ये 2 की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत जिद करता है ना कि मैंने तो इस्तेमाल ही एनिमल या ह्यूमन एनर्जी करनी है, तो फिर लॉ मेकर कहता है फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 कर लो कम से कम। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या कर लो? 20 कर लो। फिर ठीक है, फिर आपको हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मांग लेंगे। अंडरटेकिंग होता है सेटअप, एक पूरा अंडरटेकिंग होता है कारोबार आप कर रहे हैं। अंडरटेकिंग सेटअप इन पाकिस्तान विच एम्प्लॉइज 20 या उससे ज्यादा बंदे एंड डज नॉट इन्वॉल्व द बिजली। हमारे इलाके में बिजली नहीं आती जी, हमने कहा बिजली इस्तेमाल करनी है, एंड डज नॉट इन्वॉल्व द बिजली। फिर ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा दो यार, थोड़ा सा हिम्मत करो और लोगों को नौकरियां दो। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली और एनी अदर एनर्जी व्हिच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी। ये क्या चक्कर हो गया? अल्लाह अकबर। इलेक्ट्रिकल भी यूज नहीं करनी, वो एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट हो रही हो वो भी यूज नहीं करनी, और ह्यूमन और एनिमल भी यूज नहीं कर रही हो। ये कौन सी एनर्जी है? ये कोई खलाई मखलूक की एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी फिर हम यूज करें? नहीं, ये ह्यूमन और एनिमल एनर्जी ही यूज करनी है आपने। असल में आपने जो है वो फिजिक्स का नहीं, मैथ का एक रूल पढ़ा हुआ है जो हम यहां लगाएंगे। आप लोगों को लगेगा तो बहुत बुरी मेरी बात, लेकिन मैं कर दूंगा फिर भी। नॉट और नॉट मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। ये इंग्लिश का हाई लेवल यहां यूज हुआ है, ये आप लोगों का भी लेवल नहीं है, ये बहुत ऊपर का लेवल इंग्लिश का यहां यूज हुआ है। इस नॉट ने अगले वाले नॉट को हिट मारी है, और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा आपका मजाक है नहीं। ये इसी तरह जो है वो लॉ मेकर की इंटेंशन है। हमें भी हमारे उस्तादों ने इसी तरह पढ़ाया था। मैं भी आप तक ये बात को एज इट इज कन्वे कर रहा हूं जिस तरह हमें हमारे जमाने में पढ़ाया गया था, कि ये नॉट असल में पिछले वाले, ये वाला नॉट पिछले नॉट आके इसको हिट कर रहा है, तो ये वाला नॉट पॉजिटिव बन गया। अच्छा, आप स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर ठीक है यार, ये आपकी बात तो समझ आ गई कि जबरदस्ती आपने मैथ का रूल भी लगवा दिया, बात भी आपकी समझ आ गई, हम याद कैसे करेंगे? हमें याद नहीं रहता। हम याद नहीं करना। देखो इधर, याद करने की टेंशन नहीं लेनी। आपने सिर्फ ये लाइन याद करनी है, और इस लाइन में आपने ये और ये लफ्ज लिख देना, और ऊपर वाला याद किया हुआ नीचे चल जाएगा। तो देख लो, बाकी मनो अन सेम है।
हाँ ये वाला नॉट भी नजर आएगा, ये नॉट बस एक्स्ट्रा डाल देना और 10 को क्या कर देना 20। ये दो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, इनको आपने याद कर लेना। बाकी पॉइंट 1 और 2 100% इंग्लिश सेम है। बाकी वो जो इंग्लिश की गहराई में मैं गया हूं वो लॉ मेकर को ऐसी ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी हाई लेवल की नहीं है। तो वो आई एम नॉट गोइंग, अब ऐसी इंग्लिश हम लोग नहीं बोलते, हमारे कॉमन उसमें नहीं, आई एम नॉट गोइंग, लेकिन लॉ मेकर ऐसी इंग्लिश की तरफ चला गया, यानी मीन्स आई एम गोइंग। अच्छा, तो ये तो यार वो जिस तरह याद करना है ना उसकी बात होगी। असल तो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल आ गया, कॉन्सेप्ट जो है वो समझने वाला समझो। अगर आपके 4 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं कि आपको इंडस्ट्रियल टेकिंग आ जाए। अगर आपके पास 10, 11, 12, 13 बंदे हैं तो फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लो या कोई भी एनर्जी यूज कर लो जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है, लेकिन ह्यूमन एनिमल यूज नहीं करनी 12, 13, 14 बंदे रख के। और अगर आप जिद करते हो कि यार मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज नहीं कर सकता या मैकेनिकली जो ट्रांसमिट होती है एनर्जी नहीं यूज कर सकता, मेरे पास तो है ही एनिमल्स, मेरे पास तो है ही ह्यूमन एनर्जी, बस मैं और क्या करूं, तो फिर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा लो, कम से कम 20 बंदे रख लो और फिर ये काम कर लो, कोई मसला नहीं। और ये इन्होंने करना क्या है ये तो मेरे ख्याल से ये 2 सेट बनेंगे। एक सेट ये बन गया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला, और एक सेट बन गया ये एक्टिविटीज 2 सेट बन गया ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए और एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। और इन द एंड आखिर में आके उसने कह दिया इसके अलावा फेडरल बोर्ड किसी और को भी इंडस्ट्रियल टेकिंग कह सकता है, एनी अदर इंडस्ट्रियल टेकिंग विद द बोर्ड नोटिफाइज। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। अच्छा, आप 3 दोस्त थे, 3 दोस्त, एक ने एमबीए कर लिया, एक ने एमबीए कर लिया, एक ने इंजीनियरिंग कर ली और एक ने सीए कर लिया। ठीक है, पीटीसीएल ने आप तीनों को हायर किया हुआ है बट नॉट एन एम्प्लॉय, जरूरत पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए जरूरत पड़ती है हफ्ते में, तो आप लोग चले जाते हैं वहां पे काम करके आ जाते हैं। आपके कोई अपने काम है आप वो करते हैं, लेकिन 2 3 4 जैसे वो होता है ऑफिस सेंटर से कोई बंदा आके या कहीं से आके हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ठीक करके घंटे में चला जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं यार पीटीसीएल तुम्हें हमारी जरूरत हुई तो 2 3 4 घंटे के लिए बुला लिया करना। तो एमबीए वाला जाके मैनेजरियल सर्विसेज दे देगा, मैनेजमेंट कैसे संभालो, कितने बंदे रखो, उसके नीचे कितने बंदे होने चाहिए, रिपोर्ट कौन किसको करे, लीडर इनमें से कौन बने, एमबीए वाला कुछ इस तरह की सर्विसेज दे देगा। इंजीनियर जाके कोई टेक्निकल सर्विस दे देगा कि ये टावर वगैरह लगा रहे हो पीटीसीएल में, कुछ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना। और सीए कोई कंसल्टेंसीज दे देगा, कंसल्ट कर लिया करेंगे आप सीए को, यार वो बजट वगैरह हम बना रहे हैं उसमें कोई अच्छा सा मशवरा दे दो और कोई आप हमें राय दे दो, तो कंसल्ट कर लिया करेंगे आप सीए से जाके। आप तीनों दोस्त टेक्निकल सर्विस इनकम कमा रहे हैं, आप तीनों दोस्त क्या कर रहे हैं, टेक्निकल सर्विस। लेकिन आप याद रखना एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय बन गए तो ये आपकी टेक्निकल सर्विस इनकम नहीं होगी, फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी बन जाएगी। तो इसलिए मैं समझने के लिए 2 3 घंटे लिख देता हूं, 2 3 घंटे के लिए आप महीने में चले जाते हैं। और जो इन्होंने कोई मशवरे लेने हो, आप जरा बड़े एक्सपर्ट लेवल के लोग हो गए हैं, आप लोगों के 2 3 घंटे ही काफी हो जाते हैं इन लोगों के लिए। तो पढ़ो जरा, देख लेना अगर मिसाल फिर जरूरत हुई नोट करने की जो मैंने बनाई है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होती है, मींस अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव कौन करेगा ये बताना, पे कौन करेगा अमाउंट, पीटीसीएल, और आप तीनों दोस्त रिसीव करेंगे। तीनों दोस्तों की कोई पार्टनरशिप नहीं है, मैंने इसे कॉन्सेप्ट देने के लिए तरह समझाया। तो मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकल, पीरियोडिकल हो सकते हैं पीटीसीएल वाले आपको कहें यार ये पैसे जो है वो हर हफ्ते ले लिया करो, या फिर ये कहें ये पैसे एक ही दफा साल के एंड पे देख लेना कितने घंटे तुम आए थे, घंटों के हिसाब से बता देना। फिर पीरियोडिकल और लमसम, थोड़े थोड़े करके ले लो या इकट्ठे ले लो।
अबे क्यों पैसे दे रहे हैं इनको, ये लोग रेंडर कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस रेंडर की जाती है, सर्विस के लिए अलग क्या यूज होता है, गुड्स सेल की जाती है, सर्विस रेंडर की जाती है। फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल सर्विस कौन दे रहा है, वो एमबीए वाला। टेक्निकल सर्विस कौन दे रहा है, कंसल्टिंग की सर्विस कौन दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऑब्वियसली यार ये लोग अकेले नहीं आते, आगे इन्होंने कोई एक दो अपने साथ बंदे रखे होते हैं ताकि हेल्प आउट करें इनको, इंक्लूडिंग द सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। इनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, इनको भी साथ ले आता होगा। खत्म खत्म। बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब है ये दो एक्सेप्शंस है। तो टेक्निकल सर्विस की डेफिनेशन खत्म हो गई। तो बता दो आप टेक्निकल सर्विस क्या है। तीन सर्विसेज टेक्निकल सर्विस में फॉल करती हैं। मैनेजरियल सर्विस आप दे दें, मैनेजमेंट में से कैसे संभालनी है, लीडर वगैरह कौन होना चाहिए टीम में, टीम को कैसे लेके चलना है। टेक्निकल सर्विस दे दें, कोई प्लांट वगैरह टावर वगैरह इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें हेल्प आउट कर दें। और कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे दें, जैसे सीए वगैरह बजट वगैरह बना देते हैं, ये वो कर देते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन दो चीजें इसमें शामिल नहीं है। क्या, पॉइंट बी पढ़ो पहले। रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर सैलरी, रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर सैलरी। तीन दोस्त कौन सी इनकम कमा रहे हैं, टेक्निकल सर्विस। अगर ये इनका कभी कभी का काम है तो ये इनकी अदर सोर्स होती है, फिर सैलरी इनकम नहीं होगी। अच्छा, पॉइंट बी जो नीचे पढ़ाया अभी मैंने, अगर इनमें से कोई एक नौकरी शुरू कर दे 8 घंटे, फिर अगर इनमें से कोई एक नौकरी शुरू कर दे 8 घंटे, फिर इनकी टेक्निकल सर्विस इनकम नहीं है, अदर सोर्स में नहीं जाएगी, फिर ये इनकम इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। इनमें से एक दिन इंजीनियर दोस्त ने कहा, यार मैं तुम लोगों से थोड़ी देर के लिए जाता था, मेरा दिल नहीं लगता, मेरा दिल कर रहा है उधर पक्की नौकरी शुरू कर दूं। इन्होंने कहा, यार देख ले 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो लेट भी उठाते हैं पीटीसीएल वाले, बड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आराम से 2-3 घंटे वाले काम छोटे मोटे पकड़ पैसे कमा लेंगे। इन्होंने कहा, नहीं यार मैं उनके साथ नौकरी करने लगा हूं। मेरी कल ही मीटिंग हुई है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, तो वो कहते हैं मैं आपको अच्छी पे देता हूं, आपको जो है वो 4 लाख रुपया महीने का दे दूंगा, आप हमारे पास नौकरी शुरू कर दें। और सर्विसेज आपने टेक्निकली देनी है, लेकिन ऑब्वियसली आप वो तो एम्प्लॉई है आपका, तो आप वो जो सर्विस दे रहा होगा वो टेक्निकल सर्विस आप उसे नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे ये मेरा नौकर है और इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है। तो ये मतलब समझ आया। बट डज नॉट इंक्लूड आर रिसीट, ऐसे पैसे विच इज चार्जेबल अंडर सैलरी। तो लिखें, अगर आप पीटीसीएल में नौकरी ही शुरू कर दें, अगर आप पीटीसीएल में नौकरी करके टेक्निकल सर्विस दे रहे हो तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अगर आप पीटीसीएल में नौकरी करके टेक्निकल सर्विस दे रहे हो तो फिर ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अच्छा, ये यार फर्ज करो कि वसीम अकरम ने या किसी ने भी, यार चलो बिल्डर क्या होता है, बिल्डर, हाँ बिल्डर से बॉडी बिल्डर नहीं मुराद, बिल्डर से मुराद है बिल्डिंग्स बनाने वाले। तो बिल्डर का बिजनेस है एक बंदे का, बिल्डर है यानी वो। जी आप क्या हैं, डॉक्टर है? नहीं जी। आप क्या हैं? बिल्डर क्या होता है जी, हमने आमतौर पर ज्यादा लफ्ज नहीं सुना जी। मैं लोगों को बिल्डिंग्स बना के देता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करके देता हूँ, मैं जो है वो उनके प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो बिल्डर है वो 2 सर्विसेज दे रहा है, बिल्डर 2 सर्विसेज दे रहा है। एक सर्विस वो कौन सी दे रहे हैं कि आपको प्लांट बना के दे रहे हैं, प्लांट बनाना, उसके लिए कहते हैं मटेरियल लेबर वगैरह मेरी लगेगी बड़ी, तो 95 लाख में आपको प्लांट बनवा देता हूं। बाकी अगर प्लांट से पहले आपने मेरे से पेपर वर्क करवाना है, जिसे मैं मैप कह सकता हूं, यार प्लांट का मैप तो नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप या मॉडल या सैंपल, प्रोटोटाइप टाइप, ठीक है।
तो आप प्लांट को छोड़ो, फिर ऐसे ही ज्यादा हम अपने स्कोप से बाहर क्यों जाएं। बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डिंग बनाने के मैं आपसे 95 लाख ले लेता हूं, और इसका जो नक्शा बनवाना है ना, नक्शा, ये बड़ा टेक्निकल काम है। मैं हूं तो इंजीनियर, लेकिन मैंने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया, मैं आप बिल्डर हूं, इंजीनियरिंग में मुझे इतना बच नहीं रहा था, तो मैं इंजीनियर हूं, मैप वगैरह भी बना लेता हूं, आप परेशान ना हो। 5 लाख मैं आपसे ले लेता हूं मैप बनाने के। अब यार असल में ना इसका कारोबार है बिल्डिंग्स बना के देना, तो अब आप ये कहो कि 95 लाख को इनकम फ्रॉम बिजनेस में ले जाएं, क्योंकि ये तो इसका कारोबार है, मैप बनाना इसका कारोबार नहीं है। मैप तो कभी कभी लोगों को बना देता है, वरना अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मैप वगैरह कहीं और से बनवाते हैं और बिल्डिंग फिर किसी और से बनवाते हैं, तो इसलिए इसका काम नहीं। और लॉ मेकर कहते हैं छोड़ यार, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसने 95 लाख का पकड़ा, उसमें 5 लाख की क्या हैसियत है। 5 लाख देखने में टेक्निकल सर्विस है, लॉ मेकर कहता है मेरी नजर में ये कुछ भी नहीं है, 95 की वजह से ये 5 अपनी हैसियत लूज कर गया। छोटी मोटी चीज छोड़ो, बड़े छोटी मोटी चीज की खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये 5 लाख देखने में टेक्निकल सर्विस है, लेकिन मोहतरम आपने क्या करना है, आपने पूरे 100 लाख को, 100 लाख को कहां गिरा देना है, इनकम फ्रॉम। इस तरह की कई बातें यार हम पढ़ते रहते थे। एक दफा हमने पढ़ा था कि लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दिया है, तो उसमें सोचो, छोड़ो परे लैंड एंड बिल्डिंग का क्या कराया, सारे को उठा के अदर सोर्स में डाल दो। इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। तो कई दफा कोई मेन चीज होती है तो उसमें छोटी मोटी चीज अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाती है। तो टेक्निकल सर्विस कौन सी थी, इसको मैं टेक्निकल सर्विस लिखूंगा। ये बहुत टेक्निकल काम होता है, मैप बना के देना इतना आसान काम नहीं होता, बट टेक्निकल सर्विस अपनी हैसियत लूज करके इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली गई, ये नोट कर लो। ये भी एक्सेप्शन है। तो बताओ क्या ये टेक्निकल सर्विस है या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, नोट कर लो। नो इट इज, देखो, नो इट इज नॉट टेक्निकल सर्विस, क्रॉस मैंने लगा दिया, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। चले, ये पढ़ो या दूसरी एक्सेप्शन समझ आ रही है? बट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड फॉर मैप सर्विसेज, लिख लो। It does not include amount received for map services rendered। मैप सर्विस क्यों आपने रेंडर की है? क्योंकि आप उसको कंस्ट्रक्शन करके दे रही हैं या कोई प्लांट वगैरह असेंबल करके दे रही हैं। मैप सर्विस लॉस लिख लेना। चलो जी, अब ऐसा कर लेते हैं कि इन बातों को ना याद कर लेते हैं। पेपर में 2 नंबर का सवाल आ सकता है, टेक्निकल सर्विस इनकम है क्या, और 2 नंबर का सवाल आ सकता है इसकी एक्सेप्शंस क्या। मैनेजेरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इज अ टेक्निकल सर्विस। Whether amount is received periodical or lump sum, it is technical service. Whether you bring staff with you or not, it is technical service. But in 2 cases, though you are giving technical service, but it does not fall under the definition of technical service. If you are a permanent employee and you are earning income from salary, receipt which is chargeable under head salary, ये किसके लिए होगी? जो 8 घंटे जा रहा होगा। और इसी तरह अगर आपकी टेक्निकल सर्विस छोटी मोटी दे रहे हो और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का हो, तो फिर छोटी मोटी टेक्निकल सर्विस फारिग हो जाएगी। इधर याद रखना, इधर ये तीनों छोटी मोटी सर्विस दे रहे थे, इन्होंने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ा हुआ था, इसलिए इनके लिए मैंने नहीं कहा था इनके कॉन्ट्रैक्ट ने भी एग्जिस्टेंस लूज कर दिया। ये तीनों टेक्निकल सर्विस इनकम कमा रहे थे, इन्होंने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ा, छोटे मोटे 2-3 घंटे के लिए सर्विस लेके आ जाते। ओके, अल्लाह अकबर, वो डेफिनेशन आ गई जिसका इंतजार था। आइए भाई आइए, एसोसिएट्स। एसोसिएट्स क्या है यार? इसको क्या करें, इसको फारिग करो यहां से। एसोसिएट्स, ये देखो यार, ये प्रिंसिपल है। मिसाल के तौर पे
शेख रशीद, ये एजेंट है। वसीम अकरम और इंजमाम। शेख रशीद भाई ने पैसे दिए वसीम अकरम को कि जाओ यार, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो जरा सरगोदा से माल्टे लेके एक्सपोर्ट कर दो। तो वसीम अकरम ने कहा जा भाई। शेख रशीद ने कहा यार तुम्हें कमीशन दूंगा। हाँ ये सही है यार, अब तुमने काम की बात की ना। हाँ ये मैंने समझा फीस बिलीला करना था। मैंने कहा नहीं मुफ्त में नहीं होगा, मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं। इसी तरह इंजमाम को कहा कि गर्मियों के मौसम में ना तुमने मुल्तान जाया करना है, शायद तुम हो भी मुल्तान के। तो इंजमामुल हक तो वसीम अकरम बोला था मैंने, तो इंजमाम क्रिकेट वाले दे देना। तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना मैंगोज खरीदना और मैंगोज खरीद के एक्सपोर्ट कर देना, थोड़ा कमीशन रख लिया करना, तुमको 4-5% सेल का कमीशन रख लिया करना तुम। तो यार ये दोनों जो है ना शेख रशीद के लिए एसोसिएट है, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब सवाल ये राइज होगा, क्या शेख रशीद और वसीम अकरम आपस में एसोसिएट हैं? ग्रीन है, ग्रीन, हाँ ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल दे दूं। शेख रशीद और वसीम अकरम आपस में एसोसिएट हैं। अच्छा, शेख रशीद और इंजमाम आपस में एसोसिएट हैं। लॉ मेकर इतना आगे बढ़ा, कहते हैं वसीम अकरम और इंजमाम भी आपस में एसोसिएट हैं। लॉ मेकर ने इनको भी एसोसिएट बना दिया, अजीब लॉ मेकर है। ठीक है कोई मसला नहीं। तो लॉ मेकर कहता है कि ये 3 रिलेशन आप एसोसिएट के डेवलप हुए हैं। ठीक है, असूल पढ़ना फिर उसके बाद नोट करना, नोट करने का टाइम दूंगा। 2 persons shall be associates, ये बात हो रही है शेख रशीद और वसीम अकरम की। ठीक है, 2 persons shall be associate where the रिश्ता between the two is such that one is expected to act in accordance with the intentions of other। one को अंडरलाइन करके लिखो वसीम, अदर को अंडरलाइन करके लिखो शेख। अगला पॉइंट पढ़ो ऊपर से मिला के। 2 persons shall be associates where the रिश्ता between the two is such that both को अंडरलाइन करके लिखो। कौन कौन है? वसीम और शेख नहीं ना यार, वसीम और इंजमाम। बोथ से मुराद है वसीम और इंजमाम। Both are expected to act in accordance with the intentions of a third person, शेख। टीचर तो नहीं बनना? टीचर बनने? अच्छा, हमारे एक टीचर थे एम लॉ के, उन्होंने एक टीचिंग की टिप दी थी। उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने कहा मैंने क्लास में मिसाल समझाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए ने बी को ये कहा, ए ने सी को ये कहा, और ए और बी ए और सी भी एसोसिएट है, और बी और सी भी। तो स्टूडेंट ने क्लास में जाकर पूछा सर बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मैंने वही मिसाल बंदों के नाम लिख के समझा दी, और सर जबरदस्त हो गया। तो शायद ए बी सी से आपको भी इतनी अच्छी समझ ना आती, अगर नाम आ गए हैं कोई बैकएंड पे तो ज्यादा समझ आ गई है। हालांकि समझ एबीसी से भी आ जानी चाहिए। पहला वाला सिनेरियो कौन सा था यार? देखना मैं बताऊंगा। पहला जो बुलेट है, पहला वाला सिनेरियो ये वाला है, या ये वाला भी? पहला वाला सिनेरियो क्या है? किताब ना पढ़ो। वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अनदर। यही वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। और दूसरा वाला सिनेरियो क्या है? बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अ थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यहां कौन है? फिर शेख रशीद। तो इसलिए मेरे भाई ये टिक लगा लो, अब ये नोट करो, ये टिक लगा लो। कौन कौन से रिलेशन बने? सारे ही रिलेशन आपस में बन गए। भाई ये भी मैसेज ईमेल आई है आईकेप की कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट जिनका 2543 नंबर था, तो ये इस दुनिया से कूच कर गए हैं। इसी तरह हमारे बारे में भी एक दिन आईकेप मैसेज कर देगा।
तैयारी कवर की भी जरा साथ साथ। अच्छा, टू 543 नंबर पे उन्होंने पाकिस्तान में सीए कर लिया था। अच्छा, इन्ना ले लाए। सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 पढ़ो, सबसेक्शन 2। यार ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का, सीईओ, ठीक है। और इसने नीचे एक सेल्स मैनेजर रखा हुआ है, ठीक है, और एक प्रोडक्शन मैनेजर रखा हुआ है। यार ये लोग कमीशन लेते होंगे या ये तनख्वाह लेते होंगे? तनख्वाह लेते होंगे। एक बंदा है, उसने एक सेटअप बनाया बिजनेस और उसने अपना नाम सीईओ रख लिया कि मैं सीईओ हूं। आपने अक्सर देखा होगा, बंदा अकेला ही होता है, कारोबार चल रहा होता है और अपने कार्ड के ऊपर सीईओ लिखा होता है, मैं इस बिजनेस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। और नीचे उसने सेल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया। तो मोहतरम, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये एसोसिएट नहीं है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं यार। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते कि हम बेचो ना बेचो तुम्हें तनख्वाह तो महीने की मिलनी है। कोरोना हो गया, घर बैठे हो, फिर भी तनख्वाह मिलनी है, ये बात नहीं है। ये अगर आम ना बेचे ना तो इसे कमीशन नहीं मिलना। ये एजेंट होता है, थोड़ी देर के लिए आके काम करता है। ये तो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं यार। तो इधर एसोसिएट का रिलेशन नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात की जाए तो यहां एसोसिएट वाला रिलेशन डेफिनेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए अलग चैप्टर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। तो सीईओ कौन है बोलो? एम्प्लॉयर। बोलो बोलो, सीईओ कौन है? एम्प्लॉयर। और ये दोनों कौन है? तो यहां कोई एसोसिएट वाला चक्कर नहीं है, नोट कर लो। प्लीज बी क्विक। यहां कोई चक्कर नहीं है किसके? एसोसिएट वाला। एसोसिएट वाला यहां कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, चलो जी आगे पढ़ो। Two persons shall not be associates solely because one is an employee of another. देखो देखो, two persons are not associates if one is an employee of other. Both are employees of a third person. Two persons shall not be associates if both are an employee of a third person. तो ये जनरल रूल की एक्सेप्शन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 कहते हैं पहले सबसेक्शन 4 पढ़ के आओ। हमने कहा नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, कहते चलो छोड़ो फिर नीचे पढ़ो। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट। ये मिसालें अब शुरू हो गई हैं, वो पर ना जनरल रूल थे और अब मिसालें शुरू हो गई हैं। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स, एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ, कहते हैं आपको बताऊं रिश्तेदार भी आपस में एसोसिएट होते हैं। ओके आगे चलो। मेंबर्स ऑफ एओपी, वो जो आप इंट्रो की क्लास में नहीं पढ़ते थे, पार्टनर्स हैं एबीसी, तो पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है एबीसी, तो एबीसी कहते हैं आपस में एसोसिएट है, मेंबर्स ऑफ एओपी। अच्छा यहां से यार असल कहानी शुरू हो रही है पॉइंट सी से, जिसको हमने पढ़ना शुरू करना है। ये मजे मजे की कहानी है। पॉइंट सी सबसे पहली मजे की कहानी। मोहतरम ये है एओपी फार्म,
ये भी हमारे लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे इसके पार्टनर्स हैं ए बी सी, मुझे तो याद है ना एबीसी यूज कर लो, अकरम बाबर और चीमा समझ लेना। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ये इसके तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। 60%, 30%, 10% कैपिटल सरमाया डाला था इन्होंने, कारोबार शुरू कर दिया। पार्टनरशिप में ये मिसाल के तौर पे कोई पंखे बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब लॉ मेकर क्या कहते हैं, पॉइंट बी में पढ़ो, मेंबर्स ऑफ एन एओपी। पॉइंट बी पता है क्या है? पॉइंट बी ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, मेंबर्स ऑफ एन एओपी। और जो अगला पॉइंट बनाने लगा सी, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इनकी बात करने लगा है। इसे आप क्या कहते हो, वर्टिकल, इसे क्या कहते हो, हॉरिजॉन्टल। तो पॉइंट बी हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, ये आपस में क्या है, एसोसिएट है। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन है, अगले सफे में मैं बताऊंगा, अभी इसको जरा होल्ड पे रखो। ये आपस में क्या है, एसोसिएट। पॉइंट सी क्या कह रहा है, ये क्या आपस में एसोसिएट है या नहीं, उसमें कहता है नो, यस। कहता है ए के हाथ में है पार्टनरशिप फॉर्म, ए के हाथ में है पार्टनरशिप फॉर्म। पेपर में आप लिख के आओगे ए एंड एओपी फर्म आर एसोसिएट्स। पॉइंट सी की रोशनी में, बी तो इनको आपस में कह रहा था ना, वो भी बहस नहीं करा। अभी मैं आपको ऐसी को डायग्राम नहीं बनवा रहा कि ये भी हैं ये भी हैं, वो साइड छोड़ो। पॉइंट बी अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, वो इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें। पॉइंट सी समझो सिर्फ। अभी मुझे बताओ कि ए का 60% कैपिटल है और ए की 60% आमतौर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होती है, ऊपर नीचे भी हो जाती है। अब फड्डा ये हुआ पार्टनरशिप फर्म में कि यार हमने पंखे बनाने हैं, तो सीलिंग फैन बनाने हैं या नहीं बनाने, छत वाले पंखे, बाकी तो बनाएंगे हम, पेडेस्टल फैन है और फैन है वो तो बनाएंगे, सीलिंग फैन बनाने नहीं बनाने, ये फटा हो गया। ए और बी मिसाल के तौर पे कह रहे हैं बनाने हैं, सी कह रहे हैं नहीं बनाना, या जो भी है, बी और सी एक बात कर रहे हैं, ए कोई और बात कर रहे हैं। ए कह रहा है बनाने हैं, बी सी कहते हैं नहीं बनाने, ए कहता है वोट डाल लो बी सी कहते यार पालना है मुझे, तूने 60 वोट अपने आप को डाल लेने हैं और हम अपने आप को भी वोट डालें एक दूसरे को भी, तो 30 जमा 40 वोट हमें पड़ने हैं। तो ए ने कहा फिर मानो मैं चला रहा हूँ, है हकीकत। और लॉ मेकर ने भी इस हकीकत को जाना। असल में ना डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है, तो डिसीजन मेकिंग पावर सोलली ए के पास है। मशवरा लेता होगा ये बी और सी से, लेकिन इसको चलाता अपनी होगा, चलाता अपनी होगा। तो घर में इसकी वालिद साहब जैसी हैसियत है, या कुछ घरों में वालदा जैसी है, तो घर में इसकी वालिद साहब जैसी हैसियत है, चलाता अपनी होगा। तो इसलिए लॉ मेकर कहता है, वो जो जनरल लाइन हमने पढ़ी थी ना, वो यहां लगाने की कोशिश करो। AOP is expected to act in accordance with the intentions of Mr. A, but AOP will not act in accordance with the intentions of B. और ये जो सारे एम्प्लॉइज है ना फर्म के, ये भी ए की बात मानते होंगे। ए एम्प्लॉय को कहता होगा ये काम करो, बी कहता होगा नहीं ये करो, तो एम्प्लॉय को भी पता होगा तगड़ा कौन है। तो इसलिए एक ही चल रही है एओपी में। जैसे हुकूमत चलाने में इमरान खान की चल रही है, तो इधर एक ही चल रही है। पॉइंट सी, a member of an AOP and AOP, a member of an AOP and AOP, इसलिए मैंने टिक लगाया। a member of an AOP and AOP where the member, इधर अकेला अकेला खड़ा है 50 से ऊपर वोट लेके, where the member इधर अकेला, आगे लाना पड़ो, where the member इधर अकेला, कंट्रोल आधा या ज्यादा, शेर याद कर लो, कंट्रोल आधा या ज्यादा ऑफ द राइट टू इनकम, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल ऑफ एसोसिएशन या प्रॉफिट ऑफ एसोसिएशन, जो मर्जी आप कर लें, चाहे आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50 है उससे ऊपर हो या आपकी कैपिटल शेयरिंग रेशो 50 से ऊपर हो, हर सूरत में आप ए और एओपी आपस में क्या है, एसोसिएट। ए और पार्टनरशिप फॉर्म आपस में एसोसिएट। अच्छा, कई दफा पता क्या होता है यार, पॉइंट सी ही अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
एओपी फर्म है, ठीक है। ए जो है ना, इसके पास 45% है, बी के पास 20% है, और सी के पास, जल्दी बता दो, 35% है। अब ऐसी सूरत में तो कोई भी 50 या उससे ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ये है असलम और ये है बाबरा। बाबरा लड़की का नाम होता है? होता है। ये है बाबरा और ये है असलम, और ये असल में मिसेस असलम है। ये मैं आपको बताना था। क्लास से पहले जब ये तीन बाहर खड़े थे गेट पे, तो मैंने इनसे पूछा था, ये मियां बीवी है आपस में, ये मियां है, ये बीवी, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने पैसा डाला हुआ है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये मियां है और ये बीवी। अब मेरे भाई, ये दोनों तो पॉइंट ए में एसोसिएट बन चुके हैं। एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। बेगम से बड़ा रिश्तेदार कौन होता है? एन इंडिविजुअल एंड अ, खूनी रिश्ता नहीं होता बेगम के साथ, लेकिन एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ, ये कहेगा ना ये मेरी जानने वाली है, बीवी है यार, रिलेटिव, रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या बन गए? अब बोलो, जब ये दोनों पार्टनरशिप फर्म में जिस दिन डिसीजन होता होगा, एक ही गाड़ी में आते होंगे घर से, तो असलम बाबरा को कहता होगा कि जो मैं कहूंगा वो तू कहेगी, ये कहती होगी सरताज ठीक है। तो ये दोनों तो फिर एओपी को कब्जा किए में है। तो अब ऐसी सूरत में यहां तो क्रॉस लगा दो, यहां दोनों पे टिक लगा सकते हो आप। ए बी को साथ में लाके अपने डिसीजन चला रहा है, या बी ए को साथ में लाके अपने डिसीजन चला रही है, एसोसिएट। लेकिन एक बात याद रखना, ये भी आपस में एसोसिएट है क्योंकि ये रिश्तेदार हैं। अगर इन दोनों के दरमियान भी टिक लगाना है तो लगा लेना, ये आपस में एसोसिएट है। लेकिन ये किस पॉइंट की रोशनी में है? फिर ये भी लिख लेना, ये पॉइंट ए की रोशनी में है। वो जो पॉइंट ए पड़ा है रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स, नोट कर लो। ये पॉइंट सी की ही मिसाल अभी चल रही है। हाँ जी, अब पढ़ो ये। A member of an AOP and AOP where the member either अकेला और together with बीवी और बीवियां, मे बी together with a बीवी और बीवियां, together with associate under an other application of this section का मतलब बताओ। under an other application of this section, ए यानी रिलेटिव होने की वजह से। पॉइंट डी को वैसे ही बस याद कर लेना, ट्रस्ट इदारे होते हैं कुछ, एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट। छोड़ो इसको, पॉइंट ई, पॉइंट ई। ये कंपनी है, कंपनी एक्स, ये पॉइंट ई, बस ठीक है। ये मिसाल बन गई, नोट कर लो। देखो कैसे, ये कौन है? नहीं, पार्टनर नहीं, ये शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर क्लास बोलो, ये मिसाल बन गई। पॉइंट ई की मिसाल नोट करो, ये छोड़ो, ये तो किस कोई और है। पॉइंट ई की मिसाल नोट करो।
हाँ जी बताओ यार क्या लिखा हुआ है। मेंबर ऑफ एन सॉरी अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, यार इतना सा पढ़ा करो बस। इतने से में ना मेन बात होती है, देखो मैं मेन बात को जरा हाईलाइट कर दूं, ये ना मेन बात होती है। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी, इसलिए मैंने इन दोनों के दरमियान में टिक लगा दिया। A shareholder in a company and the company where the shareholder इधर अकेला, नॉट केला खाने वाला, where the shareholder इधर अकेला कंट्रोल, ये भी छोड़ो आगे, where shareholder in a company and the company where the shareholder इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा वोटिंग पावर इन द कंपनी, आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड होता है कंपनी जब प्रॉफिट बांटती है, आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल, कैपिटल होता है जो घर से पैसा लेके आते हैं ये लोग। अच्छा पाकिस्तान में जो कंपनी लॉ है ना उसमें ये तीनों चीजें बराबर ही होती हैं। असल में जो सबसे पहले चीज होती है ना पाकिस्तान में वो कैपिटल इकट्ठा होता है। अब अगर एक बंदे ने 60% कैपिटल डाल दिया ना तो उसको 60% डिविडेंड मिलेगा और 60% इसके वोटिंग राइट है। तो यहां उसने ना जरा डिटेल में लिख दिया, इधर उसने शॉर्ट करके लिखा था इनकम, इधर इनकम की जगह उसने डिविडेंड लिख दिया, इधर कैपिटल की जगह कैपिटल लिखा। अच्छा सेकंड बुलेट की मुझे जरूरत नहीं करने की। A shareholder in a company and the company where the shareholder इधर अकेला or together with a बीवी और बीवियां control 50% or more of the voting power in the company, ये वही बात होगी। अच्छा ये लाइन यार नहीं है जिसको मैं स्काई ब्लू सिग्नल देने लगा हूं, स्काई ब्लू, ये लाइन नहीं है, ये एओपी में नहीं थी। Either directly or through one or more interposed person, कौन सा पॉइंट चल रहा है अभी हमारा? जी आओ ई, यू राइट, हमारा पॉइंट ई चल रहा है। देखना 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 देख 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 रहे हो? अच्छा कंपनी है बाटा जूतों वाली, बनाते हैं मारते हैं, बनाते हैं। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं ए बी सी, 45% शेयर है इसके पास 30% शेयर है, इसके पास 25, पूरा हो गया 100। अच्छा ये जो कंपनी है बाटा, तो ए ने ऐसे ही किसी दिन बी को कहा यार मुझे ना 6% शेयर बेच दे, बी ने कहा अच्छा -6 मेरे पास, तेरे पास +6, 50, ना 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 जिगर दोस्त मेरे ऐसा नहीं, सॉरी, माना कि हम तीनों कंपनी चला रहे हैं लेकिन ये नहीं मैंने होने देना, सॉरी प्लीज प्लीज। अभी मैं और सी जब मिल जाते हैं ना तो तेरी चलती नहीं है इधर, मैं तो ये नहीं ऐसे हिलने दूंगा, सॉरी, बात आई गई हो गई। ऐसे ही वक्त गुजरा तो कोई बंदा ना डी आया, उसने बी से कहा यार मुझे शेयर बेच दो, तो इसने 6% अपने शेयर बेच दिए, इसको भी घर में पैसों की जरूरत थी, शेयर बेच दिए, तो इसके पास 6% शेयर आ गए। क्या अंदर की बात यह थी कि ए ने इसको हैवी नोट देके भेजा था, ए ने इस बंदे को बीच में इंप्लांट किया है, ए की तरफ से ये बंदा था, ये कोई 2 नंबर टाइप बंदा था, पैसे पुस्से लेके बिक जाने वाला होता था, तो ये कहीं मिल गया ए को, तो ए ने कहा यार तूने बी के कहानी डाल जाके कि मैं इस कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं, मैं बड़े अच्छे मशवरे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो अब बी सी को तो शायद पता नहीं बात, लेकिन हम लॉ में अज्यूम करते हैं कि टेक्स्ट पर सच बोल रहे हैं, तो ए साल के एंड पे सच बोलेगा और बताएगा कि डी को मैंने अपने साथ मिलाया हुआ था, या लॉ मेकर को पता चल जाए। इस चक्कर में ना जाया करें, लॉ मेकर को कैसे पता चलेगा और क्या होगा। बस लॉ मेकर ने लॉ बनाते हुए तो ये बात लिख देनी है ना कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अब लॉ मेकर को पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो लॉ मेकर को पता चल गया कि ए ने डी को मिलाया हुआ साथ, तो ऐसी सूरत में बताओ
अब तो 51% कब्जा ए के पास ही है ना, ठीक है। अब तो ए ऑब्वियसली डी को पहले ही कह के भेजेगा, यार तू मेरे पैसों पे पल रहा है तो तूने माननी मेरी है। तो पैसे पूसे में से थोड़े बहुत थोड़े दिनों बाद आके मेरे घर से ले लिया कर रिश्वत, लेकिन चलानी तूने वही है जो मैं खाऊंगा। कभी कभी मेरे खिलाफ भी ऐसे जरा दूसरों के सामने बोल दिया कर, लेकिन एंड पे डिसाइड जो हो वो मेरे वाले का आकर। तो इसलिए मेरे भाई ये मैं एक लफ्ज लिख देता हूं यहाँ, हायर्ड बाय ए, या कोई बुरा सा लफ्ज लिख दो, इम्प्लांटेड बाय ए ने इसको बीच में डाला हुआ है। ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहता है यार ये एसोसिएट है, ये तो छोड़ो, इसमें डी का इसके साथ रिलेशन को बनाने की असल जरूरत नहीं है। मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा कि डी का उसका रिलेशन बनाए। डी तो बस नॉन कंट्रोलिंग सा बंदा है, आया हुआ है वो कहने पे। असल ये है वेयर अ मेंबर इधर अकेला और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन कंट्रोल 50 और मोर। तो असल में ये इंटरपोज्ड पर्सन है डी। नोट करो मिसाल, वालेकुम सलाम। अच्छा आज करवा लें, आज करवा लें तो अच्छा वो भी मंगवा दें फिर जाने के लिए। हाँ जी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो भी मंगवा दें। ओके क्लियर। अब पढ़ लो, करो यार उधर, अभी नोट करें। ले आओ इधर, एक ही सफाई आज याद करने वाला कर लेना। अ शेयर होल्डर कंपनी एंड द कंपनी विद द शेयर होल्डर इधर अकेला कंट्रोल इधर डायरेक्टली खुद और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन। इंटरपोज पर्सन लिख लो, दो नंबर बंदा। तो 2 नंबर बंदे को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग? इंग्लिश में 2 नंबर बंदे होते ही नहीं। अच्छा तो निकाल लो भाई चैप्टर 19। कौन सा सवाल होमवर्क में दिया था? ये मैंने खोला हुआ है, सही वाला सवाल होमवर्क में दिया था, पेज 383। आज का होमवर्क भी वेबसाइट पे लिख दिया जाएगा। यार ये बात आपको याद आ गई थी कि वो जो फॉरेन वेसल में काम कर रहा है ये, और इसको जो तनख्वाह मिली है $15,000 ये माफ है। लेकिन यार इतनी लंबी चौड़ी उसने लाइन लिख दी, तो मेरे दिल में पता क्या आया था कि ये फिगर निकाल के बता दूं माफ है, ये फिगर निकाल के बता दूं माफ है। तो इसलिए इस फिगर की मेरे ख्याल से देखो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन हुई होगी। इस फिगर की सॉल्यूशन में कैलकुलेशन हुई होगी। कौन है ये बंदा? सगीर। सही, सगीर तो कल था। ये देखो Saeed is a Pakistani citizen, was working on foreign vessel belonging to Delta Shipping Company based in Spain for 3 years. 3 साल से काम करे। His monthly salary was $15,000 monthly, which was remitted to his Pakistan bank account through normal. The amount received during tax year 2009 was converted to Pak rupees at an exchange rate of $. इतने। On 1 अक्टूबर he resigned from DSL. तो फिर हमारे साल कितने महीने काम किया इसने DSL में? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। तो इसलिए ना ऐसे ही मैंने सोल्यूशन में देखो ये लिख दिया हुआ है, देखो इधर $15,000 3 महीने तक इसने कमाए हमारे साल। हमारा साल 2009 है ना, तो 45,000 इसने ये कमाए, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से तो 58,950 माफ है। इट इज एग्जाम्ड अंडर क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ये कहां लिखा हुआ है? सैली के चैप्टर में जाकर ढूंढ लेना, सी फेरर वाले में। क्लियर? आगे चलो। यार उसे बोनस मिला इक्वल टू 2 मंथली बेसिक सैलरीज। ये एडजस्टमेंट तो शायद मैंने डिस्कस की थी कहीं और। इन एडिशन टू अबव ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। क्या? अच्छा इसमें यार वो देखो वो क्या था,
इसमें खाली मेडिकल अलाउंस था। मेरे ख्याल से नीचे देखो कोई हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर इसको खाली मेडिकल अलाउंस मिल रहा था तो सैलरी के चैप्टर में आओ। सैलरी के चैप्टर में ये देखो, ये सिनेरियो 3 बनता था ओनली मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा आगे चलो, यार इसने नौकरी कब शुरू की है? 1 अक्टूबर को। देखना 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 1 अक्टूबर को नौकरी शुरू की है। हमारे साल कितने महीने इसने नौकरी की? 9 मंथ्स, और आगे से इंशाल्लाह 12 महीने नौकरी करेगा। उसको बोनस मिले इक्वल टू 2 मंथली बेसिक सैलरी। उसको बोनस मिले 2 महीने की तनख्वाहें, 2 तनख्वाहें उसको बोनस मिली हैं, 2 तनख्वाहें। असल में असूल ये होगा, असल में ना कंपनीज में, एक आपको वापस की बात हूं, पाकिस्तान में कंपनीज में ये रूल है कि छोटी ईद पे एक एक्स्ट्रा तनख्वाह दे देते हैं और बड़ी ईद पे एक एक्स्ट्रा तनख्वाह दे देते हैं। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, तो उससे नाम रख देते हैं बोनस का, उससे नाम रखते हैं बोनस का। तो बोनस इक्वल टू 2 मंथली पे। हाउएवर बोनस अमाउंट वाज एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द कंपनी, और बोनस एडजस्ट हुआ था उसके स्टे के मुताबिक। इसका पता है क्या मतलब है? आम लोगों के लिए तो 2 बेसिक तनख्वाहें मिलती हैं, हाउएवर हिज बोनस वाज एडजस्टेड इन रिलेशन टू द टाइम ड्यूरेशन। असल में ना इसकी मंथली तनख्वाह 6 लाख, इसको 2 तनख्वाहें मिलनी थी बोनस के तौर पे, तो इसका बोनस बनता था 12 लाख। लेकिन बाकी एम्प्लॉयज ने रोला मचाया कि ये तो इस साल नौकरी नहीं की इसने पूरा साल, तो इसको 12 लाख क्यों दे रहे हो बोनस? तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने टाइम बेस पे पोर्शन कर दिया। अगर 12 महीने नौकरी करने वाले को 12 लाख मिलेगा, तो तूने तो अक्टूबर से जून 9 महीने नौकरी की है, तो तेरा बोनस 9 लाख बनता है। ये मतलब था इस लाइन का। इतना डीप डाउन सोचा था घर में? अब वो तो बात आसान होगी ना, तो बोनस अगले साल मिला है तो इसलिए इसको सैलरी में ऐड नहीं करना। पेपर में तो शायद बच्चे पास हो गए हों, लेकिन अगर खुदा ना खासा ये लिखा होता अमाउंट वाज पेड ऑन 30 जून 2009, फिर तो फिगर निकालनी पड़नी थी, फिर आप फंस जाते। तो पता है ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है? अब देखो, ये जो है ना, ये जो इंग्लिश होती है, ये वाली इंग्लिश, ये कोई आपका कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है। आपको पता है बोनस सैलरी होती है, बोनस सैलरी के चैप्टर में है। और मेरे ख्याल से आपको ये भी पता है कि ये जो बोनस है रिसीव्ड बेस पे टैक्स होता है, सैलरी सारी रिसीव। अब ये अंग्रेजी की मार है जो वो मार रहे हैं हमें। ये हमें लॉ में कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है हमारे, कि हमें लॉ नहीं आता, लॉ में हमें आता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अंग्रेजी अब कहीं कहीं थोड़ा सा आई के पैसे मारता है, वो समझनी पड़ती है। कहते हैं बोनस में से 2 तनख्वाहें मिलती हैं, 2 तनख्वाहें यानी 12 लाख तो बोनस में मिलना चाहिए। लेकिन फिर लोगों ने रोला डाला, यार इसको अभी अभी आया ताजा ताजा, इसको 12 लाख बोनस दे रहे हो, लूटो में चाहिए 12 लाख रुपए निकाल के दे रहे हो। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने ना टाइम बेस पे प्रोपोर्शन करके दे दिया उनको। तो अमाउंट अगर आपने निकालनी है बोनस की तो प्लीज निकाल लो। अमाउंट उसे 9 लाख बोनस मिला है, लेकिन मिला किस साल है? अगले साल, इसलिए वो हमारे साल टैक्स नहीं होगा। बारह लाख तो पता नहीं कैसे निकला था, 6 लाख 2 तनख्वाहें। लेकिन ये अगले साल मिलने की वजह से नॉट टैक्सेबल। चलें जी आगे। 2 ये देखना यार, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 2 कार्स, उसे 2 गाड़ियां मिली हुई हैं। ये 2 गाड़ियां, इनके में पेट्रोल इनकी मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है? कंपनी मेंटेन, कंपनी इनको मेंटेन करती है। 2 कार्स उसे मिली हुई हैं, दोनों गाड़ियां 1 अक्टूबर 2008 को उसके लिए खरीदी हैं। लेवल है इसका, 2 गाड़ियां आते ही 2 गाड़ियां, यार लेवल है तेरा। द कार कॉस्टिंग 35 लाख वाज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसे इग्नोर करना था क्योंकि इससे इसकी जात को फायदा नहीं हो रहा। वेयर कार कॉस्टिंग 19 लाख वाज छोटी मोटी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी बिजनेस के लिए, छोटी मोटी गाड़ी घर के लिए भी लेके दे दी फॉर पर्सनल यूज, तो इसका 10% लगाना। लेकिन याद रखना गाड़ी वाले में 10% को मंथ बेस पे पोर्शन भी करना होता है, इंटू 9/12 भी करना था, क्योंकि 1 अक्टूबर को गाड़ी मिल रही थी फ्री लंच उसे। ये नौकरी कहां कर रहा है? ही रिजाइन फ्रॉम डीएसएल एंड जॉइंड हारिस फार्मा लिमिटेड। फार्मा लिमिटेड रेस्टोरेंट का कारोबार नहीं है इनका, फार्मास्यूटिकल है, ये दवाइयों का काम है। तो उसको फ्री लंच मिलता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट ओन्ड बाय एचपीएल डायरेक्टर, एचपीएल के किसी डायरेक्टर का रेस्टोरेंट है, वहां पे फ्री लंच मिल जाता है। तो यार ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वजह से बेनिफिट मिल रहा है।
तो एक डायरेक्टर ने कह दिया कर यार ये लंच तुम्हें मैं करा दिया करूंगा मुफ्त में, 1,25,000 का खाना ही खा गया पूरे साल में, तो ये इनकम सैलरी में ऐड होगा। आगे स्पेशल अलाउंस, यस स्पेशल अलाउंस दफ्तर के काम के लिए मिला है, ये 20,000 पर मंथ मिला है। 20,000 को जरब 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 दो 9 से, लिखो इधर मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 180,000। प्लीज प्लीज यार इंतजाम लिखो, 20 इंटू 9 इज इक्वल टू 180। सवाल पे लिख रहे हो सोल्यूशन पे? सवाल पे 20 इंटू 9 180, 1,80,000 इसको यार स्पेशल अलाउंस मिला है दफ्तर के काम के लिए। एक्चुअल खर्चा उसका 1.5 लाख हुआ, 30,000 बचा के आ गया है। घर में ऐसे सोचा था 30,000 बचा के आया, 30,000 बचा के आ गया है। ये सैलरी में ऐड नहीं करना यार। मैंने आपको याद है कहा था स्पेशल अलाउंस में, अलाउंसेस में अलाउंस होता है लगा बंदा कैश, इसके बाद एम्प्लॉयर को एक्चुअल खर्चा पूछने का हक नहीं होता, इसलिए आपने स्पेशल अलाउंस लिख के ब्रैकेट में लिखना था फॉर ऑफिशियल ड्यूटी डैश। प्रोविडेंट फंड है ये तो हो गया होगा, इसको क्या अज्यूम किया था? रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज अजम्पशन लिखी थी अपने रजिस्टर पे, देखो रजिस्टर पे देखो लिखी थी अजम्पशन, देखो इसके रजिस्टर पे, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? हाँ सोल्यूशन में, क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड? नहीं सर मैंने क्वेश्चन में लिखी है। क्वेश्चन पेपर अटैच करके भेजना साथ। नहीं सर तो मुझे तो पता चला, एग्जामिनर को बताने ना। तो हाँ सोल्यूशन में लिख देना आई अज्यूम प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, तो फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को माफ कर देना। ये जिसमें मैंने आपको कराई भी है इसी सवाल से उठा के 25 मिलियन पे 15% लगा के इनटू वो 7/12 करके इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन निकलवाया था, ये जिसमें मैंने डाल के कहीं और करवाई थी एक सवाल में। अच्छा हाँ अब यार पॉइंट ये क्या था आखिरी पॉइंट 3, विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड बाय एचपीएल। आधा सवाल हो गया था यार, पासिंग मार्क्स आ गए थे 17 में से कोई 8 साढ़े 8 10 11 नंबर का हो गया था। अच्छा विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी अमाउंटेड टू 13 लाख, इसका क्या करना था? एंड पे लेस कर देना था, उसकी सैलरी से टैक्स कटा है 13 लाख, ये एम्प्लॉयर ने पहले उसका जमा करा दिया, सैलरी के अलावा और कोई इनकम भी नहीं थी शायद इसकी। ये एडजस्टमेंट थी मजे की। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड या अर्नड, received या earned, he received dividend of 575 from a listed company, एक listed company से उसको dividend मिला। अच्छा डिविडेंड में फर्क नहीं पड़ता listed से मिले अनलिस्टेड से मिले, डिविडेंड का रेट 15% होता है। The amount was net of withholding tax of 15 and zakat of 62,500। ओए दो अमाउंट कट के पैसे मिले हैं। एक मैं फॉर्मूला बना रहा हूं जरा देखना, जो मुझे डिविडेंड मिला है वो ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस में से माइनस हुआ है 15% टैक्स डिविडेंड के ऊपर और माइनस हुई है ज़कात। क्लियर? इधर देखना एक मिनट, फर्ज करो यार मेरा 100 रुपए डिविडेंड है, अर्न 15 रुपए तो हुकूमत के पास चले जाने हैं क्योंकि ग्रॉस पे लगता है, और फर्ज करो मेरी ज़कात इस साल 4 रुपए बनती है, तो मुझे मिलेंगे कितने डिविडेंड? 100 माइनस 15 माइनस 4 81। क्लियर? तो आमतौर पे ना पता है क्या फॉर्मूला होता है? आमतौर पे फॉर्मूला होता है रिसीव्ड इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस टैक्स, और इसको मैं इस तरह लाइन में नहीं लिख रहा था, इसको मैं एक दो दफा लिखा है, वो पता है मैंने कैसे लिखा है? वो मैंने ऐसे लिखा था ग्रॉस माइनस टैक्स इज इक्वल टू रिसीव, और कल भी ये मैंने फॉर्मूला लिखा था लेकिन डिविडेंड के लिए नहीं लिखा था। इसी फॉर्मूले को मैं लाइन के फॉर्म में लिख रहा हूं, रिसीव्ड इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस टैक्स, रिसीव्ड इज इक्वल टू ग्रॉस। रास्ते में दो जालिम आए, अस्तगफिरुल्लाह जालिम तो नहीं ज़कात, तो रास्ते में दो लोगों ने मेरे पैसे काटे, ठीक है, एक ज़कात के पैसे कटे और एक टैक्स कटा। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 575, इसके नीचे लिख दूं 575, ग्रॉस डिविडेंड को एक्स से अज्यूम कर लेता हूं और 15% लगा देता हूं एक्स के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड तो ग्रॉस है ना, तो डिविडेंड जो भी है 100 रुपए है तो 15% ऑफ 100 रुपया, तो एक्स से अज्यूम कर लेते हैं ग्रॉस को, इस पे 15% लगा देते हैं, माइनस ज़कात चुका है गिवन है 62,500। अब जो एक्स निकलेगा ना वो डिविडेंड अर्न वाला निकलेगा, इस पे टैक्स नहीं निकलेगा। अब जो एक्स निकलेगा ना वो डिविडेंड अर्न वाला निकलेगा। अब जरा इंग्लिश पढ़ लो, समझ आ रही है? ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 575
द अमाउंट वॉज नेट ऑफ टू थिंग्स, 15% ज़कात, 15% ऑफ टैक्स रेट एंड 62,500 ऑफ ज़कात अंडर ज़कात एंड रशूद ऑर्डिनेंस। आप बोलो व्हाट इज एक्स? एक्स क्या आ रहा है? भी कोई क्या? न्यूमेरिकल डिस्कशन की वजह से क्लास ओवररन कर रही है आजकल, करने दें, ये ना डिस्कस किया करें, करें डिस्कस। फिर अब क्या क्या कर सकते हैं आप? 75,000? नहीं यार, एक्स तो बड़ी हैवी फिगर आएगी, 5,75,000 तो उसको मिला है, तो एक्स बड़ी हैवी फिगर होगी, 7,50,000। अच्छा, पूरे न्यूमेरिकल में करना क्या है? देखते रहना देखते रहना देखते रहना। पूरे न्यूमेरिकल में करना क्या है, मैं पहले फॉर्मेट में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ओहो, देखो इधर 62,500 को कहां लेके जाना है? फॉर्मेट में, फॉर्मेट याद आ रहा है ना, चैप्टर 20 में जो है ज़कात में माइनस करना है 52,500 को, 62,500 को 7.5 लाख और 575 कहीं नहीं लेके जाना। कैलकुलेटर पकड़ो, 7.5 लाख का 15% लगाओ, कितना? 7.5 लाख ग्रॉस है ना, ग्रॉस का 15% लगेगा, लगाओ। 11 7.5 लाख का 15%, 112500। अब करेंगे क्या फॉर्मेट में? देखो इधर आओ, 62,500 इधर आ जाएगा ज़कात के तौर पे, और ये जो डिविडेंड है यहां पे कितना आ जाएगा? 112500, और इधर भी 112500। ये डिविडेंड का टैक्स ऐड भी हो जाएगा और ऐड होके लेस भी हो जाएगा क्योंकि हुकूमत के पास पहुंच गया है। ये आपको सारी एडजस्टमेंट के साथ मैंने बता दिया। 7.5 लाख को कहीं नहीं लेके जाना यार, 7.5 लाख तो ग्रॉस डिविडेंड है, उसे कहीं नहीं लेके जाना, बस ये ज़कात माइनस कर दें और डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस कर दें। तो इस डेटे में से क्या लेके जाने? ये जादू 62,500 लेके जाने, 7.5 लाख का 15% टैक्स हमारा बनता है, लेकिन हाँ ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है, इसलिए माइनस कर दें। ठीक है जी, आज भी न्यूमेरिकल होमवर्क में मैं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।